everybody, welcome back to Voice for Men India. Joining with us today is Ashwini Dubey ji, advocate on record, Supreme Court. Thank you, Ashwini ji, for joining again. Thank you very much. Nice. Ashwini ji, we are here to discuss the latest Supreme Court judgment जो पिछले हफ्ते आई है on the irretrievable breakdown of marriage. काफी लोग बोल रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट है, काफी लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ लैंडमार्क नहीं है, ऑलरेडी हो रहा था, ये बस एक रीअफर्मेशन है कि हमारे पास पावर्स है ये करने के लिए. तो इसमें आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए. एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट हैज हैपेंड एंड हाउ विल इट चेंज द रियलिटी ऑन ग्राउंड? देखिए, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर है कंप्लीट जस्टिस करने की, उसके स्कोप और एम्बिट पर आई है और उसके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर आई. पहले जो हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं, लेकिन उसमें डायरेक्टली कुछ लिखित नहीं था कि 142 में जो है डाइवोर्स होना है अगर पार्टीज का मुकदमा वहां पहुंचता है. अब क्या हुआ, अब की जजमेंट में स्कोप, एम्बिट, पावर और जुरिस्डिक्शन सबको डिसाइड करते हुए कह दिया कि अगर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है और सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स, चाहे ट्रांसफर पिटीशन हो, चाहे मेंटेनेंस की अपील हुई हो, कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो और दोनों अगर आपस में एक म्यूचुअल कंसेंसस पर पहुंच करके डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट टाइम पीरियड सबको खत्म करने के लिए और इनके बीच का जो मैरिज डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं. तो बेसिकली अब लीगलाइज हो गया जी. राइट. अश्विनी जी, इसमें दो पहलू है. एक है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जहां पे जैसे आपने बोला कि अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वेटिंग पीरियड की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कोई ट्रांसफर पिटीशन या किसी में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो वेटिंग पीरियड डिसॉल्व हो सकता है. मुश्किल ये आती है जब कंटेस्टेड डिवोर्स होता है और इश्यू ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैक्टर्स ले डाउन किए हैं कि हाउ विल वी असेस कि मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन इरिट्रीवेबली. उसमें उन्होंने एक टाइमलाइन डाली है जिन्होंने बोला है कि अगर 6 years एंड अबाउ सेपरेशन है देन पॉसिबली लुकिंग एट अदर फैक्टर्स वी कैन कंसिडर कि मैरिज इज डेड एंड वी कैन डिसॉल्व. बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब तक वो कंटेस्टेड केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब तक तो 10, 15, 20 साल लग जाएंगे. तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए क्योंकि काफी लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हमें कैसे ये बेनिफिट करेगा, जो ऑलरेडी हम फैमिली कोर्ट में 10-12 साल से लड़ रहे हैं, ये जजमेंट हमें कैसे बेनिफिट करेगी? देखिए, ये जजमेंट, एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास एक कोडिफाइड कानून है हिंदूज के लिए, जैन्स के लिए, बुद्ध के लिए, सिखों के लिए, जो डाइवोर्स के को डील करता है और अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, एडॉप्शन, मेंटेनेंस के अलग अलग कानून है. तो कोडिफाइड लॉ में डाइवोर्स की पूरी पावर तो फैमिली कोर्ट को दी गई है, ये एडमिटेड फैक्ट है. सुप्रीम कोर्ट तो वही मैटर पहुंचेगा जो कंटेस्टेड मैटर होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी भी पावर्स हैं लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स में नहीं. जब कोई प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, जैसे मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं डाइवोर्स बनता है, हाई कोर्ट ने कहा नहीं डाइवोर्स नहीं बनता है, गलत कारणों से फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, फैमिली कोर्ट का डिसीजन सही है और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड गया. एक तो ये सिचुएशन है. दूसरा, अगर दोनों कोर्टें कहती हैं कि डाइवोर्स का कोई आधार मौजूद नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को लगता है अपने विजडम से कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये इसेंशियल कंपोनेंट्स मीट आउट नहीं हो रहे हैं, ये साथ में नहीं रह सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति में इस जजमेंट के बाद अपना डिसीजन लेकर के उनको डाइवोर्स दे सकते हैं. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जहां फैक्ट्स नहीं कंसीडर होते हैं, लीगल इश्यूज कंसीडर होते हैं कि जजमेंट में फ्लॉज क्या था. तो उस तरह से करके सुप्रीम कोर्ट को पावर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए डाइवोर्स दे सकता है. दूसरा, इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम के केस में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई मैटर पहुंचता है और दोनों पार्टीज कहती हैं कि हम आपस में डिसीजन लेना चाहते हैं, हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक विकल्प था कि कह दे कि ठीक है, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते तो म्यूचुअल कंसेंट दोबारा फैमिली कोर्ट जाइए. और जब आप फैमिली कोर्ट जाते हैं और दोबारा से म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन फाइल करते हैं उस इशू को खत्म करने के लिए, तो आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ का जो पीरियड होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप वहां जाते हैं तो वो 6 महीने का पीरियड भी कूल ऑफ कर दिए, खत्म कर देते, वेव ऑफ कर देते. हमें जो करना है
क्योंकि स्पेशल एक्ट 6 महीने की बात कहता है, तो हम चाहेंगे तो हम भी इसमें डाइवोर्स दे सकते हैं। तो बेसिकली एक अनकोडिफाइड जो बात थी वो कोडिफाइड हो गई। तो हेल्प इसलिए होगा क्योंकि सालों साल मुकदमे भले चलते थे और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी उसको डिसमिस कर देता था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट इन कारणों को देखते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए डाइवोर्स दे सकता है। दूसरा क्या है, भारत की विधि व्यवस्था जो है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक टाइम बाउंड मैनर में चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यही इंडियन जुडिशियल सिस्टम है और यहाँ टाइम लगता ही है क्योंकि बड़े बड़े पेंडेंसी है केसेस की। तो इसलिए रिफॉर्म्स आएंगे तब जल्दी डिस्पोजल होगा, लेकिन पावर स्कोप एम्बिट जो है डाइवोर्स देने की वो सुप्रीम कोर्ट की अब एब्सोल्यूट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डाइवोर्स देना चाहिए। इन दोनों के बेटरमेंट के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स दे सकता है। राइट सर, जस्ट ये जब जजमेंट आया उसके 2 दिन पहले एक और जजमेंट आई है जस्टिस पारदीवाला बेंच में, जहां पे एक डिवोर्स केस 25 इयर्स तक पेंडिंग था। सेपरेशन हुआ था 1998 में, पार्टीज के कोई बच्चे नहीं थे और वाइफ कंटेस्ट कर रही थी कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अब उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ वन पार्टी इज कंटेस्टिंग दैट इटसेल्फ इज क्रूअल्टी टू द अदर स्पाउस। तो क्या ये मैसेज लोअर कोर्ट्स में भी जाएगा? क्या ये अथॉरिटी या क्या ये जो रूट है हाई कोर्ट भी ले सकता है आगे चल के? देखिए, हाई कोर्ट की पावर्स अपीलेट कोर्ट की पावर है। हाई कोर्ट की पावर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस जैसे 142 में सुप्रीम कोर्ट की वैसी पावर्स नहीं है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कि जो डिस्प्यूट इनके साथ इतने लंबे समय तक चलने की एक क्रूएलिटी जो 13(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट का उसके एम्बिट में आएगा, तो हाई कोर्ट वहां पर जरूर इसको देखते हुए कि लंबे समय से पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, लंबे समय से वाइफ और हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और जो डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा, नेवर एंडिंग होगा अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन उस सबको देखेंगे। तो वो जजमेंट जस्टिस पारदीवाला की जरूर इस बात में रेफर हो सकती है कि मेंटल क्रूएलिटी मुकदमा चला करके जो प्रताड़ना मिल रही है वो भी एक ग्राउंड है। कोई पार्टी देना चाहती है, कोई पार्टी नहीं देना चाहती, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो हस्बैंड और वाइफ को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रख सके। भले ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा कोर्ट कह देती है कि ठीक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का हम आदेश देते हैं, लेकिन वो पार्टीज के विजडम पर डिपेंड करता है वो साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कोर्ट डाइवोर्स खारिज भी कर देती तब भी पार्टी साथ में नहीं रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेंटेनेंस का राइट रहता है, कस्टडी राइट्स की जो बात होती है वो रहता है, प्रॉपर्टी में जो उनको माने कितनी इनकम है हस्बैंड की उसके बेसिस पर जो रेशियो डिसाइड होते हैं वो वन एंड ऑल फुल एंड फाइनल सेटल हो जाते हैं। जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट का जरूर इम्पैक्ट है और इस जजमेंट का इम्पैक्ट इसलिए है कि म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज अगर जाती हैं 6 महीने का जो कूलिंग का पीरियड है, कूलिंग ऑफ का पीरियड, वैवॉक का पीरियड वो खत्म हो जाएगा। तो जल्दी ही 1 साल के बाद जैसे ही डिस्प्यूट होता है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तो पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकती है। राइट अश्विनी जी, एक और क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। अब इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक है जहाँ पे हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए तो वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जल्द से जल्द पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डिसीजन दे। अगर रिवर्स केस है, अगर वाइफ चाहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, हमारी मैरिज खत्म हो चुकी है, अब इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन उठता है कि एलिमनी पे क्या होगा? बिकॉज हस्बैंड बोल रहा है मेरी तो कोई गलती नहीं है, यू नो, जस्ट बिकॉज द वाइफ वांट्स टू मूव आउट ऑफ द मैरिज, व्हाई शुड आई बी पेनलाइज्ड टू पे एलिमनी टू हर? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देगा और क्या एलिमनी विल बी बाय डिफॉल्ट या उसमें भी वो यू नो अपना जजमेंट डिस्क्रीटली कर सकते हैं? देखिए, एलिमनी के तो बहुत सारे कारण होते हैं किसी को एलिमनी देने के लिए। जैसे इसलिए कोर्ट ने कहा कि आपको अपना इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स, आपके पास कितने मोबाइल फोन है, आप कितने गाड़ियां रखे हुए हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, उसके बेसिस पर एलिमनी या उसके बेसिस पर मेंटेनेंस जो है, जो डे टू डे मंथ बाय मंथ मेंटेनेंस फिक्स होता है वो डिसाइड होता है। लेकिन जो एलिमनी का या मेंटेनेंस का लॉ है उसमें खास तौर से ये नहीं लिखा गया कि हस्बैंड ही देगा, वो तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है और जो प्रेसिडेंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि हस्बैंड ही अल्टीमेटली एंटाइटल्ड है वाइफ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन
अब एक रीथिंक करने की जरूरत इसलिए है यहाँ पर, रीथिंक क्योंकि बड़े जिस सिनेरियो से बढ़ रहा है, तो अब वाइफ्स भी बहुत कैपेबल हो रही हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, वो ट्रैवल भी कर रही हैं तमाम डेस्टिनेशंस पे, तो इस बात को लेकर के और इंडिपेंडेंटली बहुत हैंडल कर रहे हैं। तो ये कारण देखने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ जिस तरीके से जजमेंट्स इवॉल्व आ रही है, रिफॉर्मेटरी जजमेंट्स आ रही है, जिस तरह से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें ये भी रिफॉर्म करने की जरूरत है कि अब स्पाउस वर्ड उसमें कर दिया जाए बजाय कि वाइफ करने के मेंटेनेंस के। तो जिस तरीके से पेरेंट्स को हक मिला सीनियर सिटीजन्स को बच्चे के पास बच्चे से मेंटेनेंस लेने का, उसी तरह से यहाँ पर ये अब एक जरूरत है। इसलिए नहीं क्योंकि मेल के हस्बैंड्स भी बहुत विक्टिमाइज्ड होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में देखा जाए तो वाइफ होती हैं, लेकिन हस्बैंड्स भी कम विक्टिमाइज नहीं होते। तो जरूरी है कि अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जेंडर न्यूट्रल लॉ में ये भी आवश्यक है एक बात कि वाइफ्स को या हस्बैंड को उनके स्टेटस के आधार पर ईदर पार्टी मेंटेनेंस सीक कर सके। राइट। और अश्विनी जी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रीइंफोर्स किया है, ये हम एक्चुअली इसको एक लेजिस्लेशन में कन्वर्ट कर दे? क्योंकि अभी तो ग्राउंड ऑफ जो ग्राउंड्स है फॉर डिवोर्स, उसमें ये है नहीं, यू नो, इसमें इवन इफ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली फॉर 10, 20, 30 इयर्स, लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर ही नहीं है बिकॉज ग्राउंड ही नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, शुड द गवर्नमेंट नाउ एक्चुअली गो एंड पुट दिस इनटू द लेजिस्लेशन? जी बिल्कुल। देखिए 1955-56 में क्या परिस्थितियां थी जब हिंदू मैरिज एक्ट बना, उस समय जो रीजन्स थे, आज लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, वी हैव रीच्ड समवेयर, वी आर इन 2023। तो उस समय जो कानून बना था उसके बाद से तो रिफॉर्म्स आए ही नहीं। रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको तमाम सिर्फ क्रुएलिटी या अनसाउंड माइंड होना, 7 साल से ज्यादा की मैरिज होना, डिजर्शन, ये ग्राउंड्स के अलावा ये आपको इनकलकेट करना पड़ेगा लेजिस्लेचर में, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, और या क्रुएलिटी का जो स्कोप है उसको बड़ा करना पड़ेगा, वृहद करना पड़ेगा आज के हिसाब से। अगर एक्चुअल में हम संविधान की मूल भावना की बात करते 14, 15, 21 की, और हम हर जगह करते हैं राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर हम राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करते हैं, तो आज जरूरत है नाज इस बात की कि आप इसको रिफॉर्म्स को लेकर आए। और जेंडर हम आज सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं, हम सेम सेक्स मैरिज में उनको राइट्स देने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पर हस्बैंड और बायोलॉजिकल वाइफ, बायोलॉजिकल हस्बैंड, बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ भी जेंडर न्यूट्रल लॉ एक इसलिए आवश्यक है। और क्या क्या और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी क्रुएलिटी के उन कंपोनेंट्स को ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत है, ताकि अगले 100 वर्षों के बाद क्या सिचुएशन होगी यू नेवर नो, उसको जरूरत है। और लॉ हमेशा रिफॉर्म्स की बात करता है, और रिफॉर्म्स लेजिस्लेचर को लेकर आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला। हम एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सेम सेक्स मैरिज की PIL हियरिंग चल रही है, 5 साल पहले हमने अडल्ट्री को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि मैरिज इज सैक्रोसैंक्ट और डिवोर्स इज कंप्लीटली टैबू, अनलेस एंड अनटिल आप 20-25 साल कोर्ट में जाओ और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और जैसे आज के हालात है, आप खुद भी देख रहे हैं कि 6 महीने 1 साल में शादियां टूट रही हैं। तो क्या इसमें सही होगा कि जो इतनी शॉर्ट लिव मैरिज है उन कपल्स को हम बोलेंगे चलो एक पार्टी कंटेस्ट कर रही है तो आप 20-25 साल अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दो, आप अभी 30 के हो, आप जब तक आपको डिवोर्स मिलेगा आप 50-55 के हो जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनह्यूमन है, और इसे जरूर आई थिंक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में, इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड द वाइफ, सो दैट बोथ कैन स्टार्ट देयर लाइव्स अगेन। इसीलिए तो आज बात है कि राइट टू एग्जिट फ्रॉम मैरिज, राइट टू एग्जिट फ्रॉम मैरिज की अगर बात चल रही तो वो अगर आता है तो दैट शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और अगर जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की देखिए रिफॉर्मेटरी जजमेंट्स, उन्होंने कहा कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द बॉडी ऑफ द वाइफ, टू एडल्ट्स कैन लिव टुगेदर in a but they can live in a private, right to privacy is a fundamental right. The police or the state cannot harass them, that since the 377 is there in force, therefore two people cannot live together of the same gender or they cannot involve in the sexual activity. अगर वही चल रहा है तो इतनी रिफॉर्मेटरी जजमेंट्स आई हैं, बॉडीली ऑटोनॉमी की बात अगर हम कर रहे हैं
तो निश्चित तौर पर आवश्यकता इस बात की राइट टू एग्जिट फ्रॉम मैरिड लाइफ इन अ रीजनेबल मैनर, रीजनेबल टाइम, एडवांटेज भी ना ले सके ताकि किसी को हैरेसमेंट ना हो। और थोड़ा ये भी करना चाहिए कि गार्जियनशिप एक्ट में भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है कि बच्चे शटलकॉक बनते हैं, कौन किस, दोनों के झगड़े में कौन किसका दोष होता है नहीं, लेकिन क्या होता है कि कस्टडी पहले मदर के पास जाती है या एक एज के बाद पूछी जाती है, उसमें भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हालात, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, वो सब उसके पैरामीटर्स जो है डिसाइड होने चाहिए। मैं समझता हूँ देश आगे बढ़ रहा है, कंट्री आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रहा है, तो एक अगर हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट है तो उस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जनरल न्यूट्रल लॉ और टाइम बाउंड मैनर में मैरिटल डिस्प्यूट्स को खत्म करने का लॉ आना चाहिए, या उसमें लेजिस्लेचर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें बदलाव आना चाहिए। थैंक यू अश्विनी जी। एंड बिफोर आई लेट यू गो, जो हमें देख रहे हैं, जो 10-12 साल से फैमिली कोर्ट में अटके हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि वेदर दे शुड बी होपफुल या और 10-15 साल के बाद उनका कुछ रे ऑफ होप दिखाई देगा? देखिए मान, अब एक ही बात हो सकती है कि हम इस जगह पर आ गए हैं जहां हम अपनी बात को सोशल मीडिया के तमाम जो हमारे पास माध्यम है उन माध्यमों से अपने लेजिस्लेचर को पहुंचा सकते हैं, लॉ मेकर्स को पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचेगी, और जब बात पहुंचेगी तो बात उठेगी, और बात उठेगी तो बदलाव होगा। On that note, thank you very much अश्विनी जी for joining us, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगर इस पे कोई और डिसीजन आती है, we'll definitely come back to you on this. Thank you very much.